हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th विज्ञान के अध्याय 1 हमने पूरा चैप्टर फिनिश करवा दिया है, हल करवा दिया है, अच्छे से पढ़ा दिया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए। यहाँ पर अध्याय 2 को कवर करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। पूरा चैप्टर फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। अब चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण क्या है, क्या होते हैं, कौन से मुख्य टॉपिक हैं, सब यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दें। तो देख लीजिए, आगे यहाँ बढ़ते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण 2025 की यहाँ फुल तैयारी कराऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए, पहला इसमें टॉपिक क्या है, अम्ल। अम्ल क्या होते हैं ये पहले सीखते हैं। अम्ल एसिड, एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड इंग्लिश में कहते हैं, और इसका मतलब होता है अम्ल। अम्ल अम्ल क्या होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अम्ल क्या होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल लोग पूछते थे क्या होते हैं, तो आपको पता ही नहीं तो क्या बताओगे। तो ये इंपॉर्टेंट, आप कॉपी पर नोट कर या स्क्रीनशॉट लेते रहिए और कॉपी पर नोट करते रहिए, क्योंकि मैं फुल अच्छे से समझाऊंगा। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। नीले को क्या करते हैं, अम्ल क्या करते हैं, अम्ल को नीले को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। लिप्टस पत्र लीजिए, और यदि अम्ल उसमें डालेंगे तो क्या कर, लाल को नीला कर देते हैं। ये जली विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या होते हैं, अम्ल क्या देते हैं, ये जल में क्या देते हैं, जली विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं। और क्या है, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ है खट्टा। एसिड का मतलब होता है खट्टा। तो ये अब आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट अच्छे से आपको कवर करना है, ध्यान रखना है। ये जली आपसे प्रश्न पूछ देते हैं, अम्ल क्या, तो क्या बताओगे, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर बदल देते हैं। ये जली विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ है खट्टा। इसके बाद देखिए आगे क्या पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है प्रबल अम्ल क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम सीखेंगे प्रबल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल जिसमें H+ आयन पाया जाता है। क्या होता है, H+ आयन। प्रबल अम्ल देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। ये प्रश्न में विकल्पी में पूछ दिया था, प्रबल अम्ल कौन है, तो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ठीक, यानी कि HCl जानते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। ये क्या है, हमारे प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन है, CH3COOH यानी कि CH3 कार्बोक्सिल अम्ल, लैक्टिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल। क्या है ये हमारे दुर्बल अम्ल हैं। इसके बाद देखिए आगे क्या हमारा पॉइंट है, सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या है, सांद्र अम्ल देख लेते हैं। सांद्र जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। क्या, सांद्र अम्ल वे होते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल कम हो। तनु अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है, जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार से आगे देखिए, क्षारक क्या होते हैं, तो आपको ये कॉपी में नोट करते रहिए, क्षारक क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। तो क्षार क्या होते हैं देख लीजिए, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक, और देखिए ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये जली विलयन में OH- देते हैं। क्या देते हैं, आयन देते हैं। ये जली विलयन में OH आयन माइनस देते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, अम्ल क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, और ये जली विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं, क्षारक। इसके बाद हम सीखेंगे, देख लीजिए यहाँ पर प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार क्या है। उसमें देखो प्रबल अम्ल था, इसमें प्रबल क्षार क्या है। तो देखो OH+ आयन, बस OH देख लीजिए तो वो क्या हमारा हो गया, क्षारक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है, NaOH, KOH, COOH का होल्टोज, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और COOH का होल्टोज। दुर्बल अम्ल क्षारक क्या है, NH4OH। ये हमारे क्या है, दुर्बल क्षारक है। इसके बाद देख लीजिए क्या आगे है, आगे हमारा दिया क्षार। जली विलयन में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। NaOH, KOH, MgOH का होल्टोज क्या हमारे क्षार हैं। लवण क्या होते हैं, लवण अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। लवण क्या है, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपस में कराएंगे तो हमारा क्या पदार्थ मिलेगा, हम जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा लवण मिलेगा, यानी कि एक पदार्थ मिल जाएगा। तो जैसे उदाहरण हमारा क्या है, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण हमारा दिया NaCl, KCl। NaCl और KCl क्या हमारे हैं, लवण हैं। इसके बाद एक सूचक क्या होते हैं, सूचक क्या है हमारा देख लीजिए। सूचक किसी दिए गए विलयनों में अम्ल क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, जिनका रंग गंध अम्लीय क्षारक माध्यम में बदल जाता है। तो ये क्या मतलब, रंग और गंध का पता लगाते हैं सूचक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से नोट करते रहिए। इसके बाद देखिए सूचक के प्रकार, ये आपका है, ये सूचक कितने प्रकार के हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं, कृत्रिम सूचक होते हैं, और गंधी सूचक होते हैं। तो सूचक को आपको मैंने बता दिया, सूचक क्या होते हैं,
ये गंध रंग आदि का पता लगाते हैं, और देखिए रंग का भी पता लगाते हैं। इसके बाद देखिए लिटमस पत्र में कौन सा रंग डालोगे कौन सा हो जाएगा, ये आपका देखिए देख लीजिए, पूरा आप ग्राफ दिया है, अच्छे से समझ लीजिए। गंधीय सूचक कौन होते हैं, कृत्रिम सूचक कौन होते हैं, प्राकृतिक सूचक कौन होते हैं जो प्रकृति द्वारा पाए जाते हैं। तो हमारे देखिए यहाँ पर कौन है, लिटमस है, लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, ये देखिए हमारे प्राकृतिक सूचक हैं, ये हमारे दिए इसी प्रकार से। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये तो आपका अच्छे से आपको पता है, एक बार पढ़ लेना। आप देखेंगे अम्ल एवं क्षार की रासायनिक गुण क्या है। अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण क्या है, धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया क्या है अम्ल के साथ क्षारक के साथ। अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण क्या है, ये आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, देखते रहिए। देखिए धातु की अभिक्रिया जब अम्ल के साथ क्या करेंगे तो क्या बनेगा, क्षार के साथ क्या करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जब धातु की क्रिया अम्ल के साथ करेंगे, जब यानी कि अम्ल लिया फिर धातु ली और क्या बना, लवण बना, क्या बना, लवण बन गया, यानी कि पदार्थ बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। देखो ये दिया HCl अम्ल ले लिया हमने और Zn हमने एक धातु ले ली, जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे क्या बन जाएगा, ZnCl2 और H2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि अम्ल, यानी कि यहाँ पर हमारा लवण बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है बाहर जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जब धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं, क्या कराते हैं, क्षार के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, क्षार लेंगे। देखिए आप हमने क्षार लिया, धातु लिया, लवण और हाइड्रोजन इसमें भी बना, यानी कि लवण और इसमें भी बना और हाइड्रोजन गैस दोनों में मुक्त होती है। जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। जब धातु की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, NaOH प्लस Zn लिया, NH2 ZnO2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो इस प्रकार से आपको ने समझ लिया, तो इसको आपको नोट कर लेना है। अब पाप टेस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखंड के पास जब तक जली हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पाप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो पाप टेस्ट आपने समझ में लिया, हाइड्रोजन गैस मोमबत्ती लाई जाती है ना, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उससे पाप ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या निकलती है, पाप ध्वनि उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया क्या होती है। धातु कार्बोनेट, तो देखिए क्या क्या बनता है इसमें, धातु की कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, फिर जल निकलेगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो देखिए अम्ल धातु कार्बोनेट लिया तो क्या बना, लवण बन गया। देखो लवण तो बनेगा प्लस CO2 प्लस जल बाहर निकल गया। इसी प्रकार से जब क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ये देखिए ये भी एक दो उदाहरण इसमें दिए हैं, आप अच्छे से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए चूने के पानी का टेस्ट करते हैं तो क्या बनता है, चूने के पानी का टेस्ट, उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी दुधिया रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है, दुधिया रंग का हो जाता है। देखो ये देखो यहाँ पर देखिए COH का होल टॉइज प्लस CO2 लिया, इसको CaCO3 प्लस H2O, यानी कि सफ़ेद अवक्षेप बन गया। क्या बन गया, सफ़ेद अवक्षेप बन गया। जब बुझे चूने की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं CO2 से तो CaCO3 प्लस H2O निकल जाता है, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद फिर क्या करते हैं, पुनः अधिक मात्रा में CO2 प्राप्त करने पर क्या होता है, तो हमें CA ब्रैकेट में HCO3 का होल टॉइज तो जल में घुलनशील बन जाता है। इसके बाद देखिए आगे क्या है हमारा, अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। जब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया करते हैं, यानी कि अम्ल एवं क्षार आपस में मिलते तो क्या बनता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना। देखो जब अम्ल की और क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कह रहा है अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया करते हैं लवण बनता है और जल बन जाता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपस में कराएंगे तो लवण एवं जल बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के रिलेटेड भी है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जब अम्ल, देखिए यहाँ पर क्या दिया, मैं परिभाषा को पढ़ देता हूँ। जब अम्ल, बहुत यूनिक परिभाषा मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, जब अम्ल तथा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो परस्पर तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तथा जल बाहर निकल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो उदाहरण दिया NaOH प्लस HCl। देखो अम्ल, यहाँ पर देखिए
NaOH लिया प्लस इसीलिए अब क्या बना NaCl प्लस H2O, यानी कि जल बाहर निकल गया और एक क्या उदासीनीकरण के NaCl एक लवण बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देख लीजिए प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, क्षारक, अम्लीय लवण तथा जल निकल गया। दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक, क्षारीय लवण बना, जल निकल गया। जितना जो अधिक लोगे वहीं वहीं पदार्थ उधर बन जाता है। देखो दुर्बल अम्ल लिया यहाँ पर और यहाँ पर प्रबल क्षार ले लिया, यानी अधिक क्षार ले लिया, मतलब दुर्बल अम्ल कम अम्ल लिया और क्षार अधिक ले लिया तो क्षारीय लवण बन गया और जल निकल गया। फिर प्रबल अम्ल ले लिया और प्रबल क्षार दोनों लिया तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बन गई। क्या हो गई? जब अम्ल क्षार जब प्रबल प्रबल लेंगे तो क्या बनेगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया बनेगी। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार लेंगे तब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया तथा जल बनेगा। जब अधिकम ज़्यादा करेंगे तो क्षारीय लवण बनेगा और अम्लीय लवण बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, जब अम्ल की धात्विक ऑक्साइड तथा अम्ल लवण बनता है, जल निकलता है। ये आप ध्यान रखना। अम्लों की अब धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा लवण तथा जल बनता है। ये देख लीजिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है। इसके बाद देखिए आगे क्या है, ये देखिए यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। जब अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। CO2 प्लस COH2 का होल टू CO3 प्लस H2O। इसके बाद देखिए जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षार। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या होते हैं तो देख लीजिए। जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन देते हैं। जल की उपस्थिति में अम्ल क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। जल और H या H3O प्लस हाइड्रो आयन के रूप में पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखो H प्लस आयन लिया प्लस H2O लिया तो क्या ना H3O बन गया, यानी HCl लिया प्लस H2O लिया फिर H3O बन गया प्लस Cl बाहर निकल गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए जल की उपस्थिति में क्षार OH आयन देते हैं। देखो यहाँ पर NaOH लिया प्लस H2O, यानी कि जल की उपस्थिति में हमने क्या लिया? एक क्षारक पदार्थ आपस में लेंगे तो क्या बनेंगे? Na प्लस देगा और OH माइनस देगा। Na प्लस OH माइनस देता है। फिर देखिए MHG प्लस O2 लिया जल की उपस्थिति में तो हमारा क्या बन गया यहाँ पर? तो बन गया MHG प्लस और OH माइनस, यानी कि जल की उपस्थिति में क्षार OH प्लस आयन देते हैं और जल की उपस्थिति में अम्ल H प्लस आयन देते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षारक कहते हैं। सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जल के साथ अम्ल तथा क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल क्षारक को जल में ही मिलाना चाहिए, लगातार इसे मिलाने रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अंतत होती रहती है। ये देखिए अम्ल क्षार जल में डाला फिर अम्ल, ये देखिए ये आपका सही है। तो ये तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आगे मैं आगे बताता हूँ। ये अम्ल क्षार की आपस में अभिक्रियाएं हैं। अब देखिए ये यहाँ से आपका टॉपिक आ गया फिर से। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या है देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की जाती है, इसे पीएच स्केल कहते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना, किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का विकसित किया जाता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में P एक पूर्णांक है जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति अगर। शक्ति अगर क्या होता है? शक्ति अगर होता है। और पीएच 7 से उदासीन विलयन होता है। देखो पीएच का देखो उदासीन विलयन का कितना होता है? 7 होता है। पीएच 7 से अधिक क्या होगा? अम्लीय। 7 से कम होगा क्या होगा? अम्लीय होगा। और 7 से अधिक पीएच क्या होगा? क्षारीय होगा। 7 से अधिक क्या होगा? क्षारीय होगा। 7 से कम अम्लीय होगा। ये आपको ध्यान रखना। पीएच स्केल क्या है? किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल प्रयुक्त किया जाता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। यह स्केल कितने से होती है? 0 से 14 पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में किया जाता है। यह हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देख लीजिए, ये आप कुछ आपको उदाहरण दिए हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है? पौधों एवं पशु पीएच की उपस्थिति पर संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से 8 पीएच प्रास के बीच का कार्य करता है। वर्षा के जल की पीएच जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। देखो अम्लीय वर्षा क्या है? जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपका देखो पीएच का दंत 6 क्यों हो जाता है? क्योंकि जब 5.5 से कम हो जाता है। ये आपको पढ़ने के लायक आपका एनसीईआरटी में भी दिया, पढ़ लेना अच्छे से। अब लवणों का पीएच क्या है? लवणों का पीएच क्या देखिए? प्रबल अम्ल क्षारक
प्रबल क्षारक प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक मिलेंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बन जाएगी। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार तो अम्लीय लवणी यानी कि आपका अम्लीय बन जाएगा 7 से कम। प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल लेंगे तो क्षारीय लवण बन जाएगा। इस प्रकार से ये आपका हुआ। आगे मैं आपको बताता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या साधारण नमक से रसायन है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। पहला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, देख लीजिए यहाँ पर। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में लवण यानी कि लवण से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार। अब प्रश्न पूछता है क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, तो क्या बताओगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यानी कि सोडियम क्लोराइड लेंगे प्लस जल लेंगे, विद्युत प्रवाहित करने पर क्या यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लीजिए क्या है, NaCl लिया प्लस H2O लिया, आपस में अभिक्रिया क्या बना, NaOH बन गया प्लस Cl2 प्लस H2 बाहर निकल गया। आपको ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो एनोड पर Cl2 होता है और कैथोड पर H2 होता है, कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। ये आपको ध्यान रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। उपयोग क्या है, ईंधन मार्गरीन के रूप में। ये उपयोग प्रश्न 2 नंबर का आपका आता है बोर्ड में, ठीक। H2 का उपयोग ईंधन के रूप में, Cl2 स्वच्छता जल स्वच्छता के लिए, और HCl का इस्पात की सफाई औषधियाँ बनाने में ये HCl का उपयोग किया जाता है। NaOH का धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने के लिए आपका क्या आदि का उपयोग किया जाता है। ग्रीस हटानी हो तो NaOH का प्रयोग किया जाता है। Cl2 प्लस NaOH व्यंजक चूर्ण, घरेलू व्यंजन, वस्त्र व्यंजन का आदि का उपयोग किया जाता है। ये आपका उपयोग है। सारे स्क्रीनशॉट लेते जाइए और लिखते जाइए। दूसरा है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण क्या है तो मैं आपको बता दूं, देख लीजिए। सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर यानी कि COH का होल्टोज पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जिसे हम व्यंजक चूर्ण कहते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर COH का होल्टोज का उपयोग, व्यंजक चूर्ण का सूत्र ये होता है शुष्क बुझे चूने पर, चूने का सूत्र क्या है, COH का होल्टोज क्लोरीन की यानी कि Cl2 की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। COH का होल्टोज प्लस Cl2, COCl2 व्यंजक चूर्ण का सूत्र है, ये H2O बाहर निकल गया। इसके बाद देख लीजिए उपयोग क्या है। वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के व्यंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मजाक के व्यंजन के लिए, रासायनिक उद्योग में चाय के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक रूप में आदि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये आपका हुआ। अच्छे से आपको नोट लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कॉपी में नोट करते रहिए। अगला देखिए क्या पॉइंट है, बैंकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है। जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय विलयन के जलीय माध्यम से CO2 प्लस NH3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, NaHCO3, ठीक, ये बनता है। और आपका NH4Cl आपका ये क्षारीय पदार्थ बन जाता है, या दुर्बल अंशारक क्षारक कहते हैं। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। NaCO3 को लेंगे तो NO2CO3 प्लस 2CO2 बन जाता है। उपयोग क्या है, बेकिंग सोडा बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में इस अभिक्रिया को उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी का या केक में खमीर उठ जाता था, इससे यह मुलायम या स्पंजी हो जाता है। यह एंटासिड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा, अम्ल, अग्नाशिक में आदि में उपयोग किया जाता है। आगे देखिए चौथा, धोने का सोडा बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। धोने का सोडा क्या, NO2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर देख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण धोने का उपयोग सोडा प्रयोग होता है, यह क्षारक की क्षारीय लवण है। जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो NO2CO3 प्लस 10H2O को बनता है, जिसे हम धोने का सोडा कहते हैं। इसका उपयोग क्या, उपयोग आपका 2 नंबर में जरूर आता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में आदि में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग बोरक्स उत्पन्न करने में, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए क्या किया जाता है,
धोने का सोडा का प्रयोग किया जाता है, तो सूत्र आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ये अभिक्रियाएं सारी इंपॉर्टेंट आपको नोट करते रहिए। पेरिस, पांचवी अभिक्रिया क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही। तो कैसे होता है इसका निर्माण देख लीजिए। जिप्सम को 373 केल्विन यानी कि 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट अर्ध हाइड्रेट POP बनाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अभिक्रिया क्या है ये अच्छे से आपको नोट करना है, इसकी परिभाषा है। जब जिप्सम को 373 केल्विन गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर देता है। क्या करता है, अणुओं को कुछ अणुओं को क्या कर देता है, त्याग कर देता है। तो इससे क्या निर्माण होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ये आपको ध्यान रखना, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट का मतलब होता है आधा अर्ध हाइड्रेट बनता है। यह सफ़ेद चूर्ण के जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम का बनकर ठोस प्रदान करता है। तो देखिए ये आपका किसका है, ये आपका यहाँ पर देखिए। अब आप पूछता जिप्सम का निर्माण करिए तो कैसे करो, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे करोगे। यहाँ पर उल्टा सिस्टम क्या दे दिया आपका। देखो जिप्सम को जब गर्म कर दोगे, क्या करोगे, जिप्सम को जब गर्म करोगे तो क्या बनेगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन पर गर्म करोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बन जाएगा प्लस डेढ़ H2O क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो जब जिप्सम का निर्माण करना हो तो इधर से लेंगे, जिप्सम का निर्माण जब करना हो तो क्या करेंगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस डेढ़ H2O लेंगे। अब क्या कराएंगे, आपका जिप्सम का निर्माण हो जाएगा। और लेकिन जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो तो जिप्सम को हम सीधे गर्म कर देते हैं 373 केल्विन पर, आपका ये पदार्थ इतना निर्माण हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको लिखना। इसके उपयोग मैं दिखा देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट सामान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आपके ये उपयोग हो गया, अच्छे से आपको नोट कर लेना। आगे देखिए, क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल क्या है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, CuSO4 × 5H2O, यानी कि लवण के एक निश्चित इकाई के अणुओं को ही क्या कहते हैं, हम क्रिस्टलन कहते हैं। देखो 5 अणु हैं, इसी में देख लीजिए कितने अणु हैं, इसमें 10 अणु हैं, इसमें देख लीजिए 2 अणु हैं। तो ये क्या हमारा क्रिस्टलन हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने पूरा चैप्टर एंड करा दिया। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दें। मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।